हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने पेट्रोकेमिकल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद रिएक्शंस, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट की थी हमने। सबसे पहले डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी फर्दर रिएक्शंस पढ़नी है हमें, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अल्काइलेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन है, डिहाइड्रेशन है। उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, किसी लेक्चर में कवर करते रहेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है वो है सिंथेसिस गैस। हम लोग सिंथेसिस गैस आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सिंथेसिस गैस बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले ये तो सिंथेसिस गैस जो होती है वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। तो इसको CO + H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब मिक्सचर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ कंपोजिशन कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ परसेंटेज होगी, कुछ हाइड्रोजन की होगी। तो जो हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो है वो वेरी करता है 2:5, मतलब कभी हाइड्रोजन जो है ना 2 गुना से 5 गुना तक इसमें वेरी करती है। और ये जो रेशियो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली, कि ये आपका ये जो सिंथेसिस गैस है वो उसका एप्लीकेशन क्या होगा डाउन स्ट्रीम में, या जो हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज़ करेंगे इसका, तो वो किस एप्लीकेशन के लिए जाएगी। क्या वो हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाइड्रोजन इससे बनेगा तो सिंथेसिस अमोनिया गैस बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, या फिर इसका मेथनॉल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो H2CO रेशियो है। और बेसिकली डिपेंड किस पे करता है कि ये जो हम लोग सिंथेसिस गैस बनाएंगे उसमें हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जिससे बना रहे हो सिंथेसिस गैस, आप सिंथेसिस गैस नेचुरल, मतलब तो फीड स्टॉक पे डिपेंड करता है। पहला सबसे बड़ा फैक्टर है किस पे डिपेंड करेगा, आपका फीड स्टॉक पे। उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आप कौन से मेथड से बना रहे हैं। जैसे इसका एक मेथड है कि आप रिफॉर्मिंग कर सकते हैं, दूसरा मेथड है कि आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो किस मेथड से आप बना रहे हैं उस मेथड पे भी डिपेंड करेगा कि उसमें हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो क्या होगा। और तीसरा है कि उसका एंड यूज़ क्या है, जो सिंथेसिस गैस आप बना रहे हैं वो फाइनली यूज़ कहाँ होनी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि रेशियो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम इसको मेथनॉल बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर मेथनॉल बनाना चाहते हैं हम सिंथेसिस गैस से, तो हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रेशियो है 2.25 के आसपास रहता है। 2.2 भी हो सकता है, 2.3 हो सकता है, लेकिन ट्राई यही रहती है कि 2.25 मेंटेन करें। तो 3 चीज़ें पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड रेशियो क्या होगा। टाइप ऑफ फीड, अगर नेचुरल गैस है तो ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? जो अपना हाइड्रोकार्बन फीड स्टॉक होगा वहीं से हाइड्रोजन आ रहा होगा। तो अगर हाइड्रोकार्बन फीड स्टॉक में हाइड्रोजन ज़्यादा है, जैसे मेथेन है, मेथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन जो रेशियो है, तो अगर जैसे हाइड्रोजन का रेशियो ज़्यादा है तो हमें जो हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो ज़्यादा मिलेगा। तो टाइप ऑफ फीड पे डिपेंड कर रहा है, आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि आप रिफॉर्मिंग कर रहे हैं या आप इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और एंड यूज़ इसका क्या है। तो एंड यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप उसका रेशियो क्या रहेगा। तो इसको हम लोग जनरेट कैसे करते हैं या प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कि दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं या स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं, स्टीम की हेल्प से रिफॉर्मिंग करेंगे, या पार्शियल ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन पार्शियली। किसके पार्शियल ऑक्सीडेशन से या किसके स्टीम रिफॉर्मिंग से? तो लाइट हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे मेथेन हुआ। तो मेथेन बेसिकली नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसकी होती है? मेथेन की होती है। तो हम लोग नेचुरल गैस से लेके एकदम हैवियर हाइड्रोकार्बन, जो हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट में जो हमारा रेसिड्यू आता है, सबसे बॉटम प्रोडक्ट होता है, हैवी हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से 2 मेथड हैं? स्टीम रिफॉर्मिंग और पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वैसे अगर मेथड ऑफ प्रोडक्शन की और बात की जाए तो
इनको टोटल इस तरह हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि अपनी ये सिंथेसिस गैस है। सिंथेसिस गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, इस कहाँ से बन सकती हैं? तो स्टीम रिफॉर्मिंग से। स्टीम रिफॉर्मिंग किसका आप कर सकते हैं? नेचुरल गैस का। तो एक तरीका हुआ, एक रूट हुआ आपका नेचुरल गैस के स्टीम रिफॉर्मिंग से। और हम किसकी स्टीम रिफॉर्मिंग कर सकते हैं? हम स्टीम रिफॉर्मिंग कर सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो एक रूट हो गया आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के स्टीम रिफॉर्मिंग से। और फिर हम क्या कर सकते हैं? हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन किसका करें? जहाँ हम मीथेन का स्टीम, ये नेचुरल गैस का करें स्टीम रिफॉर्मिंग, चाहे हम करें स्टीम आपकी पार्शियल ऑक्सीडेशन चाहे हम करें नेचुरल गैस की या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। और एक और तरीका होता है कोल के गैसिफिकेशन की। लेकिन पेट्रोकेमिकल में पहले इस लेक्चर में जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो कोल से जो प्रोड्यूस होता है हमें, उसको हम लोग पेट्रोकेमिकल में कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए हम लोग सिंथेसिस गैस जब भी पढ़ेंगे तो कोल के गैसिफिकेशन से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बन सकती है। तो ये रूट हैं, आप रिफॉर्मिंग कर लें चाहे आप नेचुरल गैस की या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, या आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कर लें किसका? नेचुरल गैस का कर लें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कर लें। और कोल गैसिफिकेशन से भी बनती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस भी है। नेचुरल गैस, तो ये मेजर रूट हो गए प्रोडक्शन के। इसके एप्लीकेशन क्या है? हम लोग जानते ही हैं कि जो नेचुरल गैस है वो मीथेन मेजर कंस्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का, उससे हम सिंथेसिस गैस बनाते हैं। सिंथेसिस गैस जब हाइड्रोजन जब ज़्यादा रहेगा सिंथेसिस गैस में, तो हम अमोनिया के लिए ले जाएंगे। अमोनिया बनाने में जानते हैं कि हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है तो हम या तो हाइड्रोजन ज़्यादा बना लेंगे उससे, तो हम उसको ले जाएंगे अमोनिया बनाने के लिए। और अमोनिया जो है यूज़ होती है आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। तो सिंथेसिस का एक एप्लीकेशन हुआ कि हाइड्रोजन से अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया से फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। फिर एथिलीन ग्लाइकॉल बना सकते हैं। फिशर ट्रॉप सिंथेसिस होता है हाइड्रोकार्बन का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बना सकते हैं फिशर ट्रॉप सिंथेसिस से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं आप। ऑक्सो अल्कोहल बना सकते हैं। और मेथनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसका कंजम्पशन होता है जो सिंथेसिस गैस का या नेचुरल गैस का, वो मेथनॉल बनाने में होता है। हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया कि सिंथेसिस गैस क्या होती है। एक मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। उसके बाद इसको प्रोड्यूस हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो स्टीम रिफॉर्मिंग से या पार्शियल ऑक्सीडेशन के, किसके? नेचुरल गैस से लेके, मतलब लाइटर हाइड्रोकार्बन से लेकर हैवियर हाइड्रोकार्बन तक हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद इसका मेजर एप्लीकेशन क्या है कि हाइड्रोजन अगर है तो हम अमोनिया सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हैं जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होती है। मेथनॉल बनाने में यूज़ कर सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल हुआ, ऑक्सो अल्कोहल्स हुआ, और फिशर ट्रॉप सिंथेसिस से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स बनाने में। अब इसके हम मेथड ऑफ जनरेशन जो मेन है वो एक बार देखेंगे कि किस किस मेथड से हम इसको बना सकते हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है वो दो तरीके हैं बनाने के, ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन। और किसका वही एक गैसियस फीड स्टॉक का और लिक्विड फीड स्टॉक का। तो स्टीम रिफॉर्मिंग किसका? गैसियस फीड स्टॉक और लिक्विड फीड स्टॉक। जैसे नेचुरल गैस आपकी हो गई गैसियस है, प्रोपेन ब्यूटेन, ये सब गैसियस हैं। लेकिन हैवियर हाइड्रोकार्बन जैसे नेफ्था यूज़ करेंगे, नेफ्था की रिफॉर्मिंग से हम लोग बनाएंगे, तो वहाँ वो लिक्विड फीड स्टॉक हो गया। तो दो फीड स्टॉक अपने पास है एक प्रोसेस के लिए। जैसे रिफॉर्मिंग आपका एक प्रोसेस है तो उसके लिए हमारे पास दो फीड स्टॉक्स, दो टाइप के फीड स्टॉक है, दो फीड स्टॉक नहीं है। एक फीड स्टॉक है अपना गैसियस फीड स्टॉक, एक है लिक्विड फीड स्टॉक। इसी तरह पार्शियल ऑक्सीडेशन जब करेंगे तब भी हमारे पास यही दोनों फीड स्टॉक होंगे। एक फीड स्टॉक गैसियस फीड स्टॉक एक कैटेगरी होगी, दूसरी लिक्विड फीड स्टॉक दूसरी कैटेगरी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से, पहली रिएक्शन से, रिफॉर्मिंग से। स्टीम रिफॉर्मिंग से हम लोग बनाएंगे सिंथेसिस गैस, और उसमें हम लोग फीड स्टॉक यूज़ करेंगे जो है
या तो गैसियस फीड स्टॉक नेचुरल गैस यूज़ करेंगे या आप कह दीजिए लिक्विड फीड स्टॉक यूज़ करेंगे। तो एक दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको जानने से पहले, क्योंकि सिंथेसिस प्रोसेस पढ़ने से पहले रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं इसकी, रिएक्शन कंडीशन जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीआरई में जैसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में 4 स्टेप्स चाहिए हमें। 4 स्टेप में एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला स्टेप हमारा होता है कि प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रॉ मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट, रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करके रिएक्टेंट की कंडीशंस पे ले जाएंगे जहाँ पे रिएक्शन होती है। उसके बाद रिएक्ट कराएंगे, उनको रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सेपरेशन करेंगे। उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर प्यूरिफिकेशन भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रोसेस जो होगा वो, क्योंकि अगर हम लोग नेचुरल गैस ले रहे हैं तो वो वेपर फॉर्म में होगी, तो उसको हम लोग को वेपराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल गैस लिक्विड फीड स्टॉक ले रहे हैं तो उसको हम लोग वेपराइज़ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे, अगर नेचुरल गैस ले रहे हैं तो नेचुरल गैस को वेपराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिक्विड फीड स्टॉक ले रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे, अगर नेफ्था मान लीजिए कि नेफ्था को सबसे पहले हम लोग वेपराइज़ करते हैं। जब हम लोग वेपराइज़ कर लिए तो इस वक्त नेचुरल गैस भी वेपर फॉर्म में है और नेफ्था भी, दोनों को अलग अलग लेंगे, दोनों को एक साथ नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों का प्रोसेस कॉमन है, फीड चाहे आप नेफ्था लें या हेवियर लिक्विड हाइड्रोकार्बन लें या आप नेचुरल गैस लें, नेचुरल गैस जब लेंगे आप तो आपको वेपराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल गैस ऑलरेडी वेपर फॉर्म में होती है। लेकिन अगर आप लिक्विड फीड स्टॉक ले रहे हैं तो उसको वेपराइज़ करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि एक्चुअली फीड जो हमें मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है या आपका लिक्विड ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जो ऑयल से मिलते हैं मेजरली, तो ऑयल के डिस्टिलेशन से मिलते हैं। तो इसमें जो है सल्फ़र के कंपाउंड्स होते हैं, और जो सल्फ़र के कंपाउंड्स हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए सल्फ़र एक ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक चीज़ इस तरीके से है, मतलब हानिकारक है, इसलिए कि ये कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देता है। जो कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको ये डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि फीड स्टॉक से सल्फ़र को रिमूव करना। तो सबसे पहला हमारा स्टेप वो था कि अगर लिक्विड फीड स्टॉक था तो हम लोग उसको वेपराइज़ कर रहे थे। वेपराइज़ करने के बाद हम लोग डीसल्फ्युराइज़ करेंगे, सल्फ़र को रिमूव करना। तो स्टेप 2 हो गया, मान लीजिए डीसल्फ्युराइजेशन ऑफ नेचुरल गैस या लिक्विड फीड स्टॉक जो आपका है, तो उसको डीसल्फ्युराइज़ करेंगे। उसके बाद रिएक्शन जो है एक्चुअली ये होती हैं 700 टू 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और प्रेशर जो रहता है इसका मान लीजिए 15 टू 20 टू 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो क्योंकि प्रेशर इतना हाई है तो हमें इनको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो हम इनको ले जाएंगे, जो अपने फीड स्टॉक हैं उनको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशर में कंप्रेस करेंगे कहाँ तक, 20 टू 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। जब इसको हमने कंप्रेस कर लिया, क्योंकि ये स्टीम की हेल्प से रिफॉर्मिंग कर रहे हैं तो हमें मिक्स करना पड़ेगा स्टीम। तो हम कंप्रेसर से जब ये स्टीम को ले जाते हैं तो उसमें स्टीम मिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको ले जाते हैं अपने रिएक्टर में। रिएक्टर बेसिकली क्या है, एक फर्नेस टाइप का है रिएक्टर, क्योंकि टेम्परेचर हमको कितना मेंटेन करना है, 700 टू 800 जब हम लोग नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, या 700 टू 1000 डिग्री सेल्सियस आप कह दीजिए। अगर ओवरऑल रेंज ले लीजिए तो 700 टू 1000 डिग्री सेल्सियस होगा जब आप अगर ये लिक्विड फीड स्टॉक जो मतलब नेफ्था यूज़ कर रहे हैं। अब तो लिक्विड नहीं रह गया, अब यहाँ पे वेपर हो गया है, लेकिन आप नेफ्था यूज़ कर रहे हैं तो आप 700 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रखेंगे। अब रिएक्टर में इतना हायर टेम्परेचर रखना है तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, हम लोग फ्यूल को बर्न करेंगे। ये एक फर्नेस है, फर्नेस में रिफॉर्मर इसका नाम है, तो इसमें फ्यूल को बर्न करेंगे। तो फ्यूल गैस के साथ हम लोग एयर को मिक्स करके इसमें बर्न करते हैं, तो अब इतना टेम्परेचर हमें मालूम होता है। फिर रिएक्शन होती है रिफॉर्मिंग में। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नोट ये करना है कि रिएक्टर का डिज़ाइन क्या होता है, रिएक्टर एक्चुअली बना किसका होता है, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो रिएक्टर जो बना होता है स्टील का बना होता है।
लेकिन टेम्परेचर इतना हाई है और प्रेशर भी हाई है, तो टेम्परेचर हाई है तो स्टील की लाइनिंग करते हैं हम लोग इसमें रिफ्रैक्टरी मटेरियल से, तो जिससे जो है ना रिएक्टर को नुकसान ना हो। तो क्या है, रिएक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है, और उस पर लाइनिंग हुई है किसकी? रिफ्रैक्टरी मटेरियल की। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइनिंग है, स्टील का बना हुआ। और जो इसमें ट्यूब्स होती हैं, जो इसमें कैटलिस्ट होता है वो ट्यूब होता है। ट्यूब, इस पूरे रिएक्टर में ट्यूब्स बनी होती हैं, स्टील की ट्यूब होती हैं। उन ट्यूब्स के अंदर हम लोग कैटलिस्ट रख देते हैं, तो फिर जैसे इसमें पास करते हैं, हीट पास करते हैं, तो तुरंत जो है ना रिएक्शन हो जाती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो जो रिएक्शन हो जाएगी, तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग कूल करते हैं। कूल करेंगे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे। ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे हॉट गैसेज आ रही हैं, दूसरी तरफ से हॉट गैसेज आ रही हैं, दूसरी तरफ से कोल्ड स्ट्रीम आ रही है, वो इसको कूल कर रही है। अब एक्चुअली जब रिएक्शन हुई उसमें, तो रिएक्शन में जैसे ये रिएक्शन है, नीचे एक बार रिएक्शन देख लीजिए, क्या है आपका मेथेन अगर है तो वो रिएक्शन मेथेन है, वो रिएक्शन करेगा। स्टीम आपने मिक्स की, रिएक्शन हुई आपकी कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, और हीट आपको देनी पड़ती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस साइन जहाँ लगा होता है इसका मतलब हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बना, उसमें स्टीम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फर्दर रिएक्ट कर सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस फिर इवॉल्व होती है। इस प्रोसेस में दूसरा वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये वाला इसमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, इसमें कम हीट की ज़रूरत होती है। इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर देंगे, तो जैसे मेथेन है, 2 मोल ऑफ वाटर स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बन रही है, और हीट जो है आपको इसमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ओवरऑल जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है। तो हम लोग यहाँ थे कि जब रिएक्शंस हुई हमारा क्या हुआ, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत अनकन्वर्टेड मेथेन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। क्योंकि सिंथेसिस गैस जो है वो मिक्सचर किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो प्रोडक्ट बना उसमें से रिमूव करना पड़ेगा, वो हमारे लिए चैलेंज है। तो अब ये जो दूसरा स्टेप हम लोगों ने पढ़ा था, 4 स्टेप में बेसिकली होती हैं रिएक्शन। क्या प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, फिर रिएक्ट होता है, तो हमने यहाँ तक रिएक्ट करा दिया। रिएक्शन के बाद क्या होता है? सेपरेशन स्टेप होता है। तो हम लोग अब सेपरेट करेंगे प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट को हम लोग एब्जॉर्बर में ले जाते हैं। एब्जॉर्बर क्या है कि यूनिट है, सेपरेशन यूनिट आप लोगों ने पढ़ रखा है। एब्जॉर्बर क्या है? सेपरेशन यूनिट है। उसमें क्या होता है कि हॉट K2CO3 जो होता है लिक्विड है, उसको ऊपर से इस पूरे टैंक, आपका टैंक होता है, सिलिंड्रिकल टैंक है, ऊपर से आप लिक्विड के फॉर्म में इसको गिराते हैं, और ये जो आपकी यहाँ से आपका प्रोडक्ट आ रहा था, ये जो है ऊपर गैसेस फॉर्म में ऊपर भेजा जाता है। तो जब लिक्विड ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, गैसेस ऊपर से नीचे जा रही होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये K2CO3 जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है। K2CO3 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल गई। अब हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन मेजरली बचा और कार्बन मोनोऑक्साइड, वही हमको चाहिए था। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को टॉप से जो है ना निकाल लेते हैं, तो ये सिंथेसिस गैस हमारी बन जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब किया हुआ था K2CO3, उसको यहाँ से हीट एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हॉट हमें चाहिए। ये जो आ रही थी, ये हॉट स्टीम थी, तो इससे हमने हीट एक्सचेंज किया। उसके बाद फिर हम लोग इसमें स्ट्रिपर में लगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिमूव करना है, और K2CO3 बार बार हम नया एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि उसको एक स्ट्रिपर, एक यूनिट है, ये भी सेपरेशन यूनिट है, तो यहाँ पे स्ट्रिपर में जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लाइटर कंपोनेंट था, तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया। फिर K2CO3 बचा। फिर K2CO3 को, अब ये जो फ्लो डायग्राम्स होते हैं जहाँ पे 2
स्ट्रीम एक दूसरे को कट कर रही होती है, तो कट नहीं करते हम लोग, एक को इसको इस तरह दिखा देते हैं कि कट नहीं कर रही, इसके ऊपर से निकल गई है, नीचे से निकल गई। तो जो K2CO3 ये जो स्ट्रीम है वो यहाँ से गई, फिर ऊपर से हमने इसमें अब्जॉर्बर यूनिट में डाला। तो इस तरह K2CO कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने इसमें से निकाल ली और हमें सिंथेसिस गैस मिल गई। इसमें एक दो चीज़ें और हम लोग जानना चाहेंगे। जो कंडीशंस हैं वो टेम्परेचर की ये कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं। तो हम लोग अगर नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं एज ए फीड स्टॉक, तो हम लोग यूज़ करते हैं निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और एक हम लोग प्रोमोटर इसमें यूज़ करते हैं। और जबकि अगर वो यूज़ कर रहे हैं दूसरी वाले नेफ्था अगर हम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो नेफ्था के लिए हम लोग जो है निकल यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, जो डिपॉजिटेड होता है कैल्शियम पे या मैग्नीशियम पे। तो डिपॉजिटेड कैल्शियम और मैग्नीशियम पे होता है। और जब नेचुरल गैस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो कैटलिस्ट होता है निकल होता है, जो उसमें पोटेशियम की हेल्प से इसको प्रमोट करते हैं, तो जिससे रिएक्शन इजी होती है, और जो है ये कैटलिस्ट का जो है ना डीएक्टिवेशन नहीं होता है। तो एक बार जस्ट फिर से मैं शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये क्या है, इसका प्रोसेस एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, क्योंकि हमारे पास फीड स्टॉक क्या होगा, या तो नेचुरल गैस होगा या तो हमारे पास फीड स्टॉक होगा, नेफ्था होगा। तो नेचुरल गैस है तो उसको वेपराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेफ्था है तो उसको हम लोग को वेपराइज करना पड़ेगा। तो हमने वेपराइज किया फर्स्ट स्टेप में नेफ्था। अब हमारे पास वेपराइज फीड स्टॉक आ गया है, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे नेफ्था हो या दूसरा हाइड्रोकार्बन हो। अब उसमें से इम्पॉर्टेंट सबसे पहले है कि कैटलिस्ट सल्फ़र के कंपाउंड देख के ही हमें डर लगता है, मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को। तो सल्फ़र को रिमूव करना है, अदरवाइज़ वो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देगा। तो सबसे पहले डीसल्फराइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ डीसल्फराइज नेचुरल गैस या हैवी हाइड्रोकार्बन जो है ना वेपर फीड में ला लेते हैं, वेपर में फॉर्म में ला लेते हैं। वेपर फॉर्म से हम ले जाते हैं इसको कंप्रेशर में, कंप्रेस करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन होती है 20 to 40 ATM के बीच, तो इसलिए हमें उस कंडीशन में लाना पड़ेगा फीड को। तो हम कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद उसमें हम लोग स्टीम ऐड करते हैं, क्योंकि स्टीम की हेल्प से रिफॉर्मिंग होती है। वो करने के बाद हम लोग रिएक्टर में ले जाते हैं। रिएक्टर किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। और इसमें लाइनिंग किसकी होती है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइनिंग अंदर से कर देते हैं स्टील के बाहर। जैसे ये स्टील का आपका रिएक्टर है, उसके ऊपर से रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइनिंग कर देते हैं, जिससे कि जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो मटेरियल डैमेज ना हो आपका। तो अगर नेचुरल गैस है तो टेम्परेचर 700 to 800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है। अगर आपका नेफ्था है तो 700 to 1000 डिग्री सेल्सियस है। कैटलिस्ट जो है निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग। तो कैटलिस्ट कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ट्यूब्स बनी होती हैं आपकी स्टील की, वो भी ट्यूब होती हैं। तो ट्यूब के अंदर हम लोग कैटलिस्ट रखते हैं। कैटलिस्ट हुई, ये रिएक्शन ओवरऑल जो है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से आपके कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी मीथेन थी या जो हाइड्रोकार्बन फीड स्टॉक था वो कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में। क्योंकि हमें सिंथेसिस गैस चाहिए, इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हम लोग इसको फीड को कूल करते हैं, उसके बाद ले जाते हैं एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में ऊपर से जो है लिक्विड फॉर्म में K2CO3 को डिस्पर्स करते हैं, ऊपर से ड्रॉपलेट के फॉर्म में। नीचे से क्योंकि यहाँ से गैसेस जाएंगी, ऊपर जाएंगी गैसेस, तो लिक्विड नीचे गिरता है, गैसेस ऊपर जा रही होती हैं। एब्जॉर्प्शन में यही प्रोसेस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना लिक्विड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो इसीलिए एब्जॉर्बर इसका नाम रखा हुआ है कि इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एब्जॉर्ब हो जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई तो अपने पास क्या बचा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बचा, उसको ले लेते हैं। यही सिंथेसिस गैस है, यही हमारा प्रोडक्ट है। अब क्योंकि K2CO3 ये ऑप्शन ये है कि जितना एब्जॉर्ब हो रहा है ये हम सॉल्वेंट जो मान लीजिए K2CO3 है एब्जॉर्बर, उसको फेंकते जाएँ, नया K2CO3 डालें। या दूसरा है कि K2CO3 को हम रिसाइकिल कर लें, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब की है
उसको हम रिमूव कर लें और फिर K2CO3 को वो कर लेंगे, तो हमारा K2CO3 हमें एडिशनल नहीं डालना पड़ेगा, तो इससे हमारे प्रोसेस की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हीट एक्सचेंज किया, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, उसके बाद क्योंकि हॉट चाहिए तो यहाँ पे ये हॉट स्ट्रीम आ रही होती है, तो इससे हम लोग हीट एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर स्ट्रिपर में ले जाते हैं। स्ट्रिपर एक टाइप का सेपरेशन यूनिट है जहाँ पे लाइटर कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें लाइटर कंपोनेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लाइटर कंपोनेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दिया और जो फिर बचा वो बचेगा K2CO3, उसको फिर से हमने रिसाइकल करके एब्जॉर्बर में डाल दिया। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सिंथेसिस गैस ही बनाना पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम लोग यहाँ पे रिफॉर्मिंग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन यूज़ करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।